तो कोमल भी काम की है, निशा भी काम की है और चाक्षु भी काम का है। चाक्षु और कोमल बहुत बड़ा गेम खेलने वाले हैं। लड़की है तो लड़की को देखकर अक्सर लड़के क्या करते हैं, सीटी मारते हैं। कोई निशा नाम की लड़की है, जा रही है तो लोग देखकर उसको क्या मारेंगे, सीटी। चाक्षु में कर रही है कोमल और निशा आपका इंतजार, क्योंकि ये क्लास होने वाली है आपके लिए बेहद मजेदार और बेहद ट्रिकी क्लास। इस क्लास में होने वाली है ट्रिकों की बौछार, ये आपके बोर्ड के रिजल्ट को बदल देगी, ये मेरी गारंटी है। अपन करने वाले हैं केमिस्ट्री की विनर सीरीज की पहली क्लास। इस विनर सीरीज में अपन 50 क्वेश्चनों का जिक्र करने वाले हैं, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन आज मैं इस क्लास में आपको करवाने वाला हूं। तो विनर सीरीज को ज्वाइन करिए। फिजिक्स की विनर सीरीज पहले ऑलरेडी मैंने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका हूं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, एक बार पूरी यूट्यूब प्लेलिस्ट को विजिट जरूर करिएगा। अब बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो बेटा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि अम्ल ले लो या फिर कौन, क्षारक। इसकी जो क्रिया करवानी है वो अपने को करवानी है बेटा धातु से। किससे करवानी है, धातु से। तो ध्यान रखना, कभी भी अम्ल और क्षारक किससे क्रिया करते हैं, धातु से। तो जो उत्पाद बनता है बेटा वो बनता है लवण और हाइड्रोजन गैस का। किसका बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को किससे लिखते हैं, H2 से। तो बात समझ में आई क्या, कि जब भी अम्ल और क्षारक की क्रिया धातु से होगी तो जो मुक्त होने वाली गैस होगी बेटा वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखना, ये जो तीर का चिन्ह इस साइड है तो इधर वालों को अपन बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। जबकि इस साइड वाले को अपन क्या बोलेंगे, अभिकारक। क्या बोलेंगे बेटा, अभिकारक। ये बात भी आपको ध्यान रखनी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट था अपने लिए कि कौन सी गैस मुक्त होती है, तो कौन सी मुक्त हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, A4 आंटी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यहां तक बात अगर क्लियर है तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। लेकिन एक बात आपको यहां से और याद रखनी है। अब वो बात कौन सी है, तो देखो ध्यान से समझना इस चीज को कि अम्ल और क्षारक जब धातु से क्रिया करे, अगर ये बेटा कर जाए धातु कार्बोनेट से। किससे कर जाए, धातु कार्बोनेट से। कैसे, अम्ल की क्रिया अगर मैं किससे करवा दूं, धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, तो इस केस में किसका निर्माण होता है वो बात आपको याद रखनी है। तो बेटा यहां से निर्माण होगा, एक तो बनेगा लवण। कौन बनेगा, लवण। एक बनेगा आपका जल, और जल को किससे लिखते हैं, H2O से। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गैस बनेगी वो कौन सी बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना कब, जब अम्ल की क्रिया किससे करवा दे, धातु कार्बोनेट से या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तो इस के दौरान जो उत्पाद बनेगा वो किस किस का बनेगा, लवण का, जल का, और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुक्त होने वाली जो गैस है वो कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि निम्न में से हल्दी कौन सा सूचक है। हल्दी कौन सा सूचक है। अब ये जो सूचक क्या बताते हैं अपने को, सूचक बताएंगे कि विलयन कैसा है, अम्लीय या क्षारकीय। अम्लीय या क्षारकीय, इसके बारे में कौन बताते हैं, कौन बताते हैं, सूचक। कि जो ये विलयन है वो कैसा है, अम्लीय या क्षारकीय, ये बताने वाले क्या कहलाते हैं, सूचक। अब अपने को पूछा है कि हल्दी है वो कौन सा सूचक है। तो बेटा ध्यान रखना, जो हल्दी है यह है प्राकृतिक सूचक। कौन सा सूचक है, प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक। अब प्राकृतिक सूचक है ये हल्दी,
तो इसका एक और एग्जाम्पल अपने को याद रखना है, वो एक और एग्जाम्पल है अपना लिटमस। कौन? लिटमस। अभी लिटमस की आपको मैं जानकारी भी दूंगा कि ये लिटमस क्या बीमारी है। तो बेटा लिटमस जो होता है वो एक बैंगनी रंग का रंजक होता है। कैसा? बैंगनी रंग का। कैसा रंजक है ये? बैंगनी रंग का। ये बैंगनी रंग का कब होता है? जब विलयन न तो अम्लीय हो और न ही क्षारीय। न तो अम्लीय हो और न ही क्षारीय हो। बात समझ में आई? ये होता है अपना कौन? लिटमस। अब इस लिटमस को प्राप्त कहां से करते हैं? तो इस लिटमस को प्राप्त करते हैं बेटा अपन हम एक थैलाफाइटा, थैलेफाइटा समूह। ये पौधा है, एक क्या है? पौधा। तो थैलेफाइटा समूह के एक लिचेन नामक पौधे से, कौन से पौधे से? लिचेन नामक पौधे से इसको क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। तो ये हो गई लिटमस की जानकारी। तो लिटमस क्या था? ये थैलेफाइटा समूह के लिचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। ये बैंगनी रंग का कब होता है? जब न तो विलयन अपना अम्लीय हो और न कैसा हो? क्षारीय। और लिटमस भी किसका एग्जाम्पल है? प्राकृतिक सूचक। आई थिंक यहां तक आपकी बातें क्लियर हो गई होगी। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? प्राकृतिक सूचक। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है अपना? A4। आंटी इस क्वेश्चन का क्या हो रहा है? जवाब हो रहा है। अब आपको संश्लेषित सूचक के बारे में भी बताना है, गंधीय सूचक के बारे में भी याद रखना है। तो ध्यान रखना संश्लेषित सूचक, कौन से सूचक? संश्लेषित। तो प्राकृतिक तो प्रकृति से मिलते हैं, प्राकृतिक तो प्रकृति से मिलते हैं। संश्लेषित खुद मनुष्य के द्वारा इनका निर्माण होता है। तो कौन कौन से हैं? देखो इसके एग्जाम्पल में दे रहा हूं, तो एग्जाम्पल आप लोग याद रखना। जैसे एक तो हो गया बेटा मेथिल ऑरेंज। कौन सा हो गया? मेथिल ऑरेंज। ये रखना याद अब की बार, आने लायक क्वेश्चन है सबके सब। मेथिल ऑरेंज। एक हो जाएगा अपने सामने, एक हो जाएगा फिनोल्फथेलिन। ये किसके एग्जाम्पल हो गए? मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन किसका हो जाएगा? संश्लेषित सूचक का। ध्यान रखना इनको मानव निर्मित सूचक भी इनको कहा जाता है। कंफ्यूजन मत हो ना, दोनों नाम एक ही है, या तो फिनोल्फथेल ओ या तो संश्लेषित सूचक या फिर मानव निर्मित सूचक। इसके बाद में आप गंधीय सूचक के बारे में भी क्या रखोगे? याद रखोगे। तो जो गंधीय सूचक है उसके जो एग्जाम्पल है वो ध्यान रखना आप। एक तो हो गया प्याज, एक हो गई लौंग का तेल, और एक हो गया वेनिला। कौन हो गया? वेनिला। तो ये सब एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बेटा ध्यान रखोगे जो सिरका होता है इसमें जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है अपना कौन सा? एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। इस अम्ल को एक नाम से और बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? एथेनोइक अम्ल। ये भी आप ध्यान रखोगे। इसका जो सूत्र होता है बेटा वो होता है कौन सा? CH3COOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से ये संबंधित होते। तो ये बात हो गई किसकी? सिरका में पाए जाने वाले अम्ल की। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक। कौन सा नाम भी इसको बोलते हैं? एथेनोइक। ऑप्शन भी आपको दिख सकता है। यहां तक बात क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सॉरी इसमें ऑप्शन है नहीं, तो आपको एक ऑप्शन ऐड कर लेना, ई ऑप्शन। ये कौन सा हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। तो ई ऑप्शन अपना हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब अपने को ध्यान रखना है टार्ट्रिक अम्ल ये किस में पाया जाता है बेटा? ये पाया जाता है इमली में। किस में पाया जाता है? इमली में। तो अगर आपसे पूछ ले कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो क्या बताओगे? टार्ट्रिक। मेथनोइक अम्ल है, इसको बेटा फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल।
अब ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, देखो, एक तो हो गया जैसे नेटल हो गया, चींटी हो गई, मधुमक्खी हो गई। इनके जो डंक होते हैं, किनमें? डंक। इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है बेटा? फॉर्मिक अम्ल बोल दो या मेथनोइक अम्ल बोलो। किस किस में? नेटल में। अब ये नेटल क्या है? पौधा है, ध्यान रखना, कोई जीव नहीं है। क्या है ये? पौधा। चींटी का डंक हो गया, मधुमक्खी का डंक हो गया। इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल। अब बात करते हैं ऑक्सेलिक अम्ल। तो ध्यान रखना, ऑक्सेलिक अम्ल पाया जाता है बेटा टमाटर में। किस में पाया जाता है? टमाटर में। किस में पाया जाता है? टमाटर में। आगे बात समझ में। सिट्रिक जो अम्ल है ये पाया जाता है बेटा नींबू और संतरा में। नींबू और संतरा। नींबू बोल दो और किस बोल दो? संतरा। इनको सिट्रिस फल भी कहते हैं। तो अगर आपसे डायरेक्ट ये पूछ ले कि सिट्रिस फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्या जवाब होगा आपका? सिट्रिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की अपन बात कर ही चुके हैं। इसके अदरवाइज आप दो और ध्यान रख सकते हो कि दही जो होता है, कौन? दही। इस दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बेटा इस दही में पाया जाता है कौन सा? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है इसमें? लैक्टिक अम्ल। और अगर सेब की मैं बात कर लूं, एप्पल की, तो एप्पल में पाया जाता है बेटा मेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? मेलिक अम्ल। अब बात आती है इनकी ट्रिक की। इनको मैं सबको आपको एक ट्रिक के द्वारा इनको याद करवा दूंगा। तो ध्यान रखना, आपको पूछे सिरका, तो सिरका के लिए आपको याद रखना है एसी वर्ड। कौन सा वर्ड? एसी। ए का मतलब तो हो जाएगा आपका एसिटिक और सी का मतलब क्या हो जाएगा? सिरका। तो ये तो हो गया सिरका की ट्रिक। बात समझ में आई? उसके बाद में मैं बात करूं कि टार्ट्रिक जो अम्ल है, कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल। अब ये जो टार्ट्रिक अम्ल है इसके लिए आप याद रख लो ईंट। क्या याद रख लो? ईंट। क्या याद रख लो? ईंट। ईंट से क्या होगा? ई फोर तो हो जाएगी इमली और टे फोर जाएगा टार्ट्रिक अम्ल। तो ईंट शब्द आते ही आपको याद आ जाएगा कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। बात खत्म। उसके बाद में आप याद रखोगे जो मेथेनोइक जो अम्ल था, इसके लिए आप लोग याद रखो मेंढक। क्या याद रखो? मेंढक। क्या याद रखो? मेंढक। जैसे ही मेंढक को देखते हो तो मेंढक में डंक दिख रहा है पीछे, तो डंक में कौन सा अम्ल पाया जा रहा है? मेफोर मेथेनोइक अम्ल। तो आपको याद आएगा कि जिन जिन के भी डंक के नाम थे उनमें क्या पाया जाता है? मेंढक में। मेंढक मतलब मेथेनोइक अम्ल। तो डंक वाले नेटल हो गया, चींटी हो गई, मधुमक्खी हो गई। आगे बात समझ में। उसके बाद में टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता था? ऑक्सेलिक। इसके लिए आप याद रखो ओटो। क्या याद रखो? ओटो। ओटो को कैसे याद रखेंगे? ओ का मतलब तो हो जाएगा ऑक्सेलिक, और टोफो टोमेटो बोलते हैं ना टमाटर को, तो ऐसे याद रख लेना टेफो टमाटर, अगर टोमेटो नहीं पता तो। उसके बाद में सिट्रिक अम्ल, ये देखो नींबू और संतरा है। कौन सा है? नींबू और संतरा। तो इस नींबू से आपको एक चीज दिख रही है क्या? अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो क्या नाम निकल रहा है? निशा नाम निकल रहा है क्या? निशा। नी फोर नींबू और स फोर संतरा। तो अब मान लो कोई निशा नाम की लड़की है, जा रही है, तो लोग देखकर उसको क्या मारेंगे? सिटी। लड़की है तो लड़की को देखकर अक्सर लड़के क्या करते हैं? सिटी मारते हैं। तो जैसे ही निशा शब्द आपको याद आया तो आपको नाम याद आएगी क्या? सिटी। और सिटी का मतलब कौन सा अम्ल हो जाएगा? सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। आई बात खत्म। जिन बच्चों का दिमाग क्लास के अंदर है उनको ये चीजें एक ही बार में याद हो गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, CaOCl2 क्या नाम दिया गया है बेटा? CaOCl2, ध्यान रखना इसके नीचे है ना। तो CaOCl2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो याद रखना ये जो CaOCl2 होता है ये होता है विरंजक चूर्ण का। किसका होता है? विरंजक चूर्ण। इसको एक और नाम से बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं इसको? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। तो कंफ्यूजन
बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको या तो पूछ ले विरंजक चूर्ण का या पूछ ले आपको ब्लीचिंग पाउडर का, दोनों का सूत्र एक ही होता है, CaOCl2। इसका यूज कहाँ होता है? तो रोगाणुनाशक होते हैं। जल की स्वच्छता में किसका यूज किया जाता है? CaOCl2 का। तो आपको याद रखना है, एक तो जल की स्वच्छता हो गई, किसकी स्वच्छता हो गई? जल की स्वच्छता हो गई। अगर मैं बोलूं रोगाणुनाशक मतलब कीटाणुनाशक, रोगाणुनाशक, बात एक ही है। एक मिनट, रोगाणुनाशक, इसमें भी किसका यूज किया जाता है? विरंजक चूर्ण का। याद रखोगे? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? B4 बेबी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इसके अदरवाइज आपको बुझा हुआ चूना, इसका सूत्र याद रखना है। खाने का सोडा इसका रखना है। जिप्सम इसका रखना है। तो ध्यान रखो, जिप्सम का बेटा जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4.2H2O। याद रहेगा? अगर इस दो की जगह में उल्टा कर दूं तो उल्टा करते ही क्या बन जाएगा? CaSO4, ये दो है तो दो का उल्टा कितना होता है? 1/2 H2O। तो बेटा ये जो सूत्र है वो तो किसका हो गया? जिप्सम का। और जैसे ही इसको पलटा तो ये बेटा ये सूत्र बनेगा, ये बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। रह जाएगी बात याद, जिसको POP भी बोलते हैं। उसके बाद में खाने का जो सोडा है इसका जो सूत्र होता है वो होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसको क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या फिर हेमीहाइड्रेट। ठीक है, करेंगे इनकी बात खुल खुल के करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। विरंजक चूर्ण का हो ही गया। अगर बुझा हुआ चूना की बात कर ले तो ये होता है बेटा CA कोष्टक OH कोष्टक का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे एक बुझा हुआ चूना है वैसे ही आपसे कंफ्यूजन में आ सकते हो, इसलिए आप एक और याद रख लेना, बिना बुझा हुआ चूना। क्या याद रखोगे? बिना बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये हो गए आपके फॉर्मूले। याद रखोगे? क्वेश्चन पूछता गया व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? CaOCl2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ध्यान रखना, जो ये श्वसन है बेटा ये होती है ऊष्माक्षेपी। कौन सी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? तो ध्यान रखना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन। क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन। ऊष्मा निकलती है, वो अभिक्रिया को क्या बोलते हैं अपन? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्मा शोषी भी होती है एक, वो होती है जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। लेकिन अपने बात हो रही है श्वसन की। कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे इसको? ऊष्माक्षेपी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना? D4 देवी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना। अब ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों होती है? तो ध्यान रखना, अपने को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? अपने को अगर क्या रहना है? जीवित। तो जीवित रहने के लिए अपने को क्या चाहिए बेटा? ऊर्जा। और जो ये ऊर्जा वो मिलती है वो अपने को कहां से मिलती है? भोजन से। कहां से मिलती है? भोजन। अब आप लोग याद रखोगे कि जो कुछ पदार्थ होते हैं जैसे आलू हो गया, चावल हो गया, ब्रेड हो गई। कौन हो गई? ब्रेड। इनमें क्या पाया जाता है? इनमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट।
क्या पाया जाएगा इनमें? कार्बोहाइड्रेट। जब इस कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा? विखंडन, या ये कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा? टूटेगा। क्या करेगा? ये टूटेगा। तो अपने को मिलती है ग्लूकोज। क्या मिलती है? ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है बेटा C6H12O6। ये किसका सूत्र होता है? ग्लूकोज का। अब क्या होगा? ये जो ग्लूकोज है वो अपने जो रक्त में क्या होती है? ऑक्सीजन, अपन श्वास लेते हैं ना, ऑक्सीजन से क्या करेगी? क्रिया। क्या करेगी? क्रिया। और किसका निर्माण कर देगी बेटा? ऊर्जा का निर्माण कर देगी। इस वजह से श्वसन को क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब जब अपन श्वास लेंगे तभी तो ऑक्सीजन गई थी, तभी ऊर्जा बनी है। तो इस वजह से अपन क्या बोल सकते हैं कि इसमें कौन सी अभिक्रिया है? और श्वसन में ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन है विस्थापन क्या होती है, संयोजन क्या होती है। अगर इनकी डेफिनेशन पूरी खुल के बताने लग गया तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। इनकी हर एक की अपन एक एक बातें करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी परीक्षण के आधार पर हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मान लो जब दो पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई, ये अपन कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो इसके लिए ध्यान रखना, ताप में परिवर्तन। बिल्कुल, जब अभिक्रिया होगी तो ताप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अवस्था में परिवर्तन, ये भी बात क्या है? सही है कि अवस्था चेंज हो जाएगी, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रंग में परिवर्तन, ये भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का एक हिंट है। इसके बाद में है गैस का उत्सर्जन, अर्थात गैस भी निकलती है। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ई ऑप्शन अपना हो जाएगा। उपरोक्त सभी, तो चारों ही कंडीशनों के आधार पर अपन बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ज्यादा इसमें कुछ बात थी नहीं, आपको चारों पॉइंट याद रखने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में लिखिए। अब ध्यान रखना, बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है ये। बात समझ में आई? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपको पहले मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, वो ट्रिक ध्यान रखना। पीटर सोडे के महंगे आलू जिनकी आय शीशे से हाई है, तांबे का पारा चांद पर सोने जैसा है। ये हो गई बेटा मेरी ट्रिक। क्या हो गई? ट्रिक। अब ये किसकी ट्रिक है? यह है सक्रियता श्रेणी की। किसकी ट्रिक है? सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी, ध्यान रखना है किसकी ट्रिक है ये? सक्रियता श्रेणी। अब इसमें क्या पता रखना है अपने को? इसमें जो तत्व होते हैं वो सेट होते हैं, जैसे अपने क्लास में प्रेजेंट के रोल नंबर होते हैं वैसे। तो सबसे जो ऊपर रहेगा उसकी क्रियाशीलता क्या रहेगी? सबसे ज्यादा। जैसे जैसे अपन नीचे जाते जाएंगे उनकी क्रियाशीलता क्या होती जाती है? कम। अब अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम होता है बढ़ते से घटता क्रम। तो इसका मतलब अपने को वो तत्व आगे रखना है जिसकी क्रियाशीलता क्या हो? ज्यादा। आई बात समझ में? नंबर 1 पे जो रखा जाएगा वो कौन सा होगा? ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और फिर उससे कम। बात समझ में आई? अब ये ट्रिक आपको आपका जवाब निकाल के दे देगी। पहले आप समझ लो, पीटर का मतलब होता है पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम। सोडे का मतलब होता है सोडियम। के का मतलब होता है कैल्शियम। महंगे का मतलब होता है मैग्नीशियम। आलू का मतलब होता है एल्यूमिनियम। जिनकी का मतलब होता है जिंक। आयरन का मतलब होता है आयरन, जिसको लोहा भी कहते हैं। शीशे का मतलब होता है लेड या शीशा। हाई का मतलब होता है बेटा हाइड्रोजन। जिन जिन पे मैंने मार्क किया है उनसे कुछ ना कुछ तत्व का नाम निकल रहा है। तांबे का मतलब हो जाएगा तांबा। पारे का मतलब हो जाएगा पारा या मरकरी। चांद का मतलब हो जाएगा चांदी।
सोने का मतलब क्या हो जाएगा, सोना, जिसको क्या कहते हैं, गोल्ड भी कहते हैं। तो आई थिंक 13 हो गए होंगे। तो इस सक्रिय श्रेणी में कितने आते हैं, 13। सबसे ऊपर वाला कौन है, पोटेशियम। इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। सबसे कम किसकी हो रही है, सोने की। अब अपने को देखना है किन किन का बताना है। देखो मैग्नीशियम का, किस किस का बताना अपने को, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का और कैल्शियम का और कॉपर का। तो इनमें इस ट्रिक में देखो सबसे आगे आगे कौन आ रहा है, पीटर सोडे के कैल्शियम है क्या कहीं पे, ये रहा। तो आगे ही आगे स्थान किसका होना चाहिए बेटा, कैल्शियम का। ये ऑप्शन तो कट गया, कट गया। कैल्शियम सबसे आगे आना चाहिए, सबसे बड़ा भी होना चाहिए। लेकिन इसमें देखो, इसमें तो सबसे बड़ा किसको बताया गया है, कॉपर को। ये ऑप्शन भी नहीं है। इसमें सबसे बड़ा किसको बताया जा रहा है, कैल्शियम को। इसमें भी सबसे बड़ा किसको बताया जा रहा है, कैल्शियम को। दो ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद में कैल्शियम की बात अपन ने कर ली। उसके बाद में देखो महंगे मैग्नीशियम है क्या, ये रहा। तो आने वाला नंबर किसका होना चाहिए, मैग्नीशियम का। लेकिन इसमें किसको बताया गया है, एल्यूमिनियम को। इसका मतलब अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी फॉर बेबी। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। आई बात समझ में। आगे वाले को चेक कर लो कि महंगे आ गया मैग्नीशियम। आलू, आलू का मतलब कौन होता है, एल्यूमिनियम। और ये देखो कॉपर है, कॉपर तो लास्ट में मिलेगा, तांबे। और तांबे को ही क्या बोलते हैं बेटा, तांबा, या फिर क्या बोलते हैं, कॉपर। आई थिंक ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। कौन सी धातु ऊष्मा की क्या है, कुचालक। किसके बारे में पूछा है, धातु के बारे में। ध्यान रखना, जो धातुएं होती है वो ऊष्मा की बेटा होती है सुचालक या चालक। क्या होती है, सुचालक। क्या होती है, सुचालक। अगर आपको सबसे ज्यादा सुचालक पूछ ले तो सबसे ज्यादा कौन सी होती है, चांदी। और उसके बाद में कौन सी होती है, कॉपर। यह बात आपको ध्यान रखना। पिछले ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है, तो कौन सा पूछा गया था, चांदी। हो सकता है इस बार कौन सा क्वेश्चन पूछ ले आपसे, कुचालक। तो आपको पता चला कि धातु में ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक। लेकिन इसमें कुछ अपवाद आ गया। क्या आ गया, अपवाद, एक्सेप्शन आ गया कि कुछ धातुएं ऐसी भी है जो क्या है, सुचालक नहीं, वो क्या है, कुचालक। क्या है बेटा, कुचालक। और कुचालक शब्द है, तो कुचालक शब्द है, कुचालक शब्द है। तो इसकी जो अधातु है, सॉरी, जो धातु है जो क्या है, कुचालक, वो कौन कौन सी है। एक तो है मरकरी और एक कौन सी है, लेड। कौन सी है, लेड। लेड को बोलते हैं बेटा सीसा। कौन सी है, सीसा। इसको लिखते हैं पीबी से। मरकरी है, मरकरी को बेटा क्या बोलते हैं, पारा। और इसको किससे लिखते हैं, एच जी से। तो कौन सा ऑप्शन है इन दोनों में, मरकरी भी है, लेड भी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने, C4 करीना। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब समस्या यह है कि इनको मैं याद कैसे रखूं। तो ध्यान रख लेना, कुचालक शब्द अगर आपको पूछ रहा है तो सीधा सीधा सा एक वर्ड याद रखो, कोमल। क्या वर्ड याद रखो, कोमल। अगर आपको सुचालक पूछना चाह रहा है तो सीधे सीधे से वर्ड याद रखो, चाकसू। क्या याद रखो, चाकसू। अब ये चाकसू और कोमल बहुत बड़ा गेम खेलने वाले हैं। कैसे, सुनना और समझना। अब देखो, चाक का मतलब तो क्या हो जाएगी, चांदी। कै का मतलब क्या हो जाएगा, कॉपर। और सु का मतलब क्या हो जाएगा, सुचालक। तो चाकसू बन गया, चाक का मतलब चांदी, कै का मतलब कॉपर, सु का मतलब सुचालक। तो सबसे ज्यादा कौन सी होती है सुचालक, चांदी। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछ चुका। और जिन बच्चों को ये ट्रिक मैंने बताई थी उन्होंने आंख बंद करके क्वेश्चन का उत्तर लगा दिया। अब बेटा अब की बार है कोमल की बारी। किसकी बारी, कोमल की। अब ये कोमल क्या है, देखो कै फोर तो क्या हो जाएगा, कुचालक। मैं फोर मरकरी और ले फोर लेड। बात खत्म। तो कोमल भी काम की है, निशा भी काम की है और चाकसू भी काम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकारात्मक समूह का सूत्र COOH है। तो ध्यान रखो, ये जो प्रकार्यात्मक समूह होता है बेटा किसका होता है, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। किसका होता है, कार्बोक्सिलिक समूह का। ठीक है, कार्बोक्सिलिक का होता है। इसका जो सूत्र होता है इसको अपन ऐसे लिखते हैं, C+OH। ऐसा भी आपको मिल सकता है। इसका जो अनुलग्न होता है बेटा वो होता है ओल, ओइक। क्या होता है, ओइक अम्ल। किसी में भी आपको ओइक अम्ल लिखा हुआ दिख रहा हो, समझ जाना कौन से प्रकारात्मक समूह का है, कार्बोक्सिलिक समूह का है। बात समझ में आई। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बिफोर बेबी। अब ध्यान रखना, कीटोन
कीटोन का जो प्रकार्यात्मक समूह होता है, इसका जो सूत्र होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, दोनों साइड कार्बन चिपकेंगे। ये डायरेक्ट सूत्र आपको याद रखना है, या फिर ये आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। इसका जो अनुलग्न होता है, अर्थात ये पीछे क्या जुड़ के बनता है, ओन। क्या जुड़ के बनता है, ओन। जैसे मैं बोलूं एथेनोन, तो एथेन प्लस ओन दिख रहा है क्या, ओन। इसका मतलब समझ जाओ कौन से का है, कीटोन का। उसके बाद में है एल्डिहाइड, कौन सा है, एल्डिहाइड। अब ये जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, इसका होता है C डबल बॉन्ड O, बस इतना सा फर्क है, यहां H जुड़ता है। तो इसको शॉर्टकट में अपन कैसे भी लिख सकते हैं, CHO। इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है बेटा L। क्या होता है, L। जैसे मेथेनेल, L आ गया पीछे, तो वो कौन सा हो जाएगा, एल्डिहाइड। अब आता है एल्कोहल। एल्कोहल सीधा सिंपल सा है, क्या जुड़ा हुआ होता है, OH, और इसका जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है बेटा, ओल। तैयार कर लेना, पिछले एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा चुका है, श्योरिटी है क्वेश्चन वापस आने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है। इसके लिए मैं पहले कुछ आपको बताना चाह रहा हूं, वो आपको याद रखना। कक्षा 10th के अनुसार आपको 20 तत्वों के बारे में मैक्सिमम पूछ सकता है, तो इसके लिए आपको ये याद रखो 2882। कहने का मतलब 4 कमरे हैं, जिसमें पहले कमरे में 2 बच्चे बैठ सकते हैं, दूसरे कमरे में 8 बच्चों को बिठा सकते हैं, तीसरे कमरे में 8 बच्चों को बिठा सकते हैं, और चौथे में कितने बचेंगे अपने पास, 2, क्योंकि 20 तक अपने सिलेबस में है। तो यहां से क्या समझ में आई, इस वाले कमरे को बोलेंगे अपन के, क्या नाम देंगे इसको, के कोस। इस वाले को क्या देंगे, एल कोस। इस वाले को क्या देंगे, एम कोस। और इस वाले को क्या देंगे बेटा, एन कोस। जब कक्षा 9th में थे आप पढ़ के आए होंगे, तो ज्यादा इतना बड़ा है नहीं, क्योंकि अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं इसको खुल के बता पाऊं। बाकी जब चैप्टर की बारी आएगी, इसको खुल के अच्छे तरीके से अपन पढ़ेंगे। तो याद रखो कि कमरे में 2 बच्चे बैठेंगे, एल में 8 बैठ सकते हैं, एम में 8 बैठ सकते हैं, और एन में कितने बैठ सकते हैं, 2 बैठेंगे। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, मान लो मेरे पास संख्या आ गई 17। कितनी संख्या आ गई, 17। इस 17 को मैं इन क्लासों के अनुसार बिठाना चाहूं तो कैसे बिठाऊंगा बच्चों, पहले कमरे में 2 बैठ सकते हैं, दूसरे में 8 बिठा सकता हूं, 8 और 2 कितने बैठ गए, 10 बैठ गए। अब कितने बच्चे बच रहे हैं, 7। तो यहां कितने बैठ पाएंगे, 7। मैंने बोला था कि इसमें 8 बैठ सकते हैं मैक्सिमम, अब 8 बच्चे है ही नहीं, कितने हैं, 7। तो कितने बैठेंगे, 7। ऐसे बांट सकते हो उन्हें। तो ये थी कहानी समझने की। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन के पर। अपना क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, अपना क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है, ये 283। तो देखो 2 8 3, तो टोटल बच्चे कितने हो गए बेटा, तो कुल इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं कितने, ढंग से गिनो, कुल इलेक्ट्रॉन 2 और 8 कितना हो गया, 10। 10 और 3 कितना हो गया, 13। अब आपको पता होना चाहिए कि 13 नंबर पे कौन आता है, कौन बताएगा, सोडियम के बाद में मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद में कौन आता है, एल्यूमिनियम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, एल्यूमिनियम या फिर एल्यूमिनियम। बात समझ में आई। तो अपना कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहां से आपको, एल्यूमिनियम। A4 आंटी इस क्वेश्चन का क्या हो गया, जवाब हो जाएगा। अब यहां से देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और पिछले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो कैसे पूछा था। अभी मैग्नीशियम देखो, एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आया, 13 पे। मैग्नीशियम आता है बेटा 12 पे। फास्फोरस आता है बेटा कितने पे, 15 पे। ऑर्गन आता है बेटा कितने पे, 18 पे। अगर मैं आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछूं, तो मैग्नीशियम का कितना आएगा, मैग्नीशियम का आएगा 2, फिर 8, फिर 2। फास्फोरस का अगर मैं पूछूं तो 2 8 और 5। ऑर्गन का मैं पूछूं तो 2 8 और 8। पिछले बोर्ड के एग्जाम में फास्फोरस के बारे में पूछा गया था, किसके बारे में पूछा गया था, फास्फोरस। किसके एम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो बेटा मैंने क्या बताया था, पहला वाला कमरा के का, दूसरा वाला एल का, तीसरा वाला कमरा एम का। तो एम में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, भविष्य में वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अपने टॉप 50 क्वेश्चनों की केमिस्ट्री की जो विनर सीरीज है, इसके 10 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन ऑलरेडी 50 में करवा चुका हूं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेनी है। बहुत धमाकेदार न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन थे,
और आगे भी अपन इसी विनर सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाद में आपके लिए बहुत कुछ अभी बाकी है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। धन्यवाद।